स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं पुस्तक क्षितिज से प्रेमचंद के फटे जूते। तो प्रेमचंद के फटे जूते, इसके लेखक हैं हरिशंकर परसाई जी। सबसे पहले हम लेखक के बारे में संक्षेप में जान लेते हैं। हरिशंकर परसाई जी व्यंग लेखकों में बहुत प्रसिद्ध लेखक थे। उनका नाम सबसे पहले लिया जाता था। हरिशंकर परसाई जी का जन्म जो है 1922 में हुआ था, मध्य प्रदेश के होशंगाबाद ज़िले में। और इन्होंने वसुधा नाम की पत्रिका भी निकाली। 1995 में इनका निधन हुआ था। तो जैसा कि मैंने बताया कि व्यंग लेखकों में ये अग्रणी थे। सबसे पहले इनका नाम लिया जाता था। परसाई जी की कुछ कृतियां हैं, जैसे हंसते हैं रोते हैं, जैसे उनके दिन फिरे, कहानी संग्रह है ये, ठीक है। रानी नागफनी की कहानी, तट की खोज ये उपन्यास है। तब की बात और थी, भूत के पाँव पीछे, बेईमानी की परत, पगडंडियों का सामना, सदाचार की तावीज़, ये सब इनकी कुछ कृतियां हैं। और इनका व्यंग संग्रह भी है, जैसे कि विकलांग श्रद्धा का दौर, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, ये सब इनका व्यंग संग्रह है। यानी कि भारतीय जीवन के पाखंड, यानी कि जो हमारा समाज है उसमें धर्म को लेकर के होने वाले पाखंड और करप्शन यानी कि भ्रष्टाचार, बेईमानी और वास्तविकता से बचने की जो लोग कोशिश करते हैं, इन सब चीज़ों पे, इन सब बातों पे इन्होंने बहुत सारे व्यंग लिखे हुए हैं। और व्यंग लिखने में ये सबसे ज़्यादा आगे थे और सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध थे। और उसकी वजह एक ये भी थी कि इनकी जो भाषा शैली थी, जो लेखन शैली थी, जो इनका शब्दों का चुनाव था, वो बहुत ही सरल था। आम इंसान के लिए भी, आम आदमी के बोलचाल की भाषा का इन्होंने यूज़ किया, प्रयोग किया। इसलिए भी इनकी कृतियाँ जो है वो बड़ी प्रसिद्ध रही। अब देखिए, ये जो पाठ है प्रेमचंद के फटे जूते, इसमें समाज में जो दिखावे की प्रवृत्ति है ना, जिसको हम शो ऑफ कहते हैं, जो दिखावे की प्रवृत्ति है, जो अपने जीवन की वास्तविकता को छिपाने की प्रवृत्ति है, और जो अवसरवादिता है, अवसरवादिता यानी कि जिसको कहते हैं मौका परस्त होना, यानी कि मौका मिले तो किस तरह से फ़ायदा उठा ले, अवसर मिलते ही उसका किस तरह से फ़ायदा उठा लेना, इन सब चीज़ों पे इन्होंने बहुत बढ़िया व्यंग किया हुआ है, ठीक है। और ये जो पाठ हम पढ़ने जा रहे हैं प्रेमचंद के फटे जूते, इस पाठ में जो लेखक हैं, उन्होंने उस समय का जो समाज था, उस समय का जो शासन था, जो समाज की व्यवस्था थी, उन सब पे व्यंग किया है। और सबसे ज़्यादा इन्होंने व्यंग किया है उस समय लेखकों की जो दशा थी समाज में, जो महत्व उनका था, उस पे इन्होंने व्यंग किया हुआ है। और इसीलिए शीर्षक रखा है प्रेमचंद्र के फटे जूते। देखिए, इसको जब जब कहानी को हम समझेंगे, जब हम पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो समझ में आएगा कि ये शीर्षक लेखक ने क्यों रखा है। बेटा, अब ये जैसा कि मैंने बताया, हरिशंकर परसाई जी ने इसमें ये एक उनका लिखा हुआ एक व्यंग है, जिसमें व्यंग किया गया है, बताया गया है कि उस समय के समाज में जो स्थिति थी वो लेखकों की बहुत ही दयनीय और बहुत ही ख़राब स्थिति थी, ठीक है। उसी पे व्यंग किया है। व्यंग आप समझ लीजिए, व्यंग को इंग्लिश में कहते हैं सटायर, ठीक है, सटायर। तो व्यंग बेटा, व्यंग एक तरह से वास्तविकता पर कटाक्ष होता है, वास्तविकता पे कटाक्ष होता है, उसी को सटायर कहते हैं, व्यंग कहा जाता है। और एक तरह से वास्तविकता को जब हम ताने के रूप में बोलते हैं, वो व्यंग कहलाता है ना। अब देखिए क्या कहते हैं कि हरिशंकर परसाई जी कहते हैं कि प्रेमचंद का एक चित्र उनके सामने है, एक पिक्चर है उनके सामने, जिसमें वो पत्नी के साथ फ़ोटो खिंचवा रहे हैं। और उन्होंने उनका जिस तरह का हुलिया है, वो बताते हैं कि बड़ा मामूली सा कपड़ा पहना है, मामूली सा कुर्ता है, धोती है, और उनके जो चेहरा है उस पर हड्डियाँ उभरी हुई हैं, घनी मूछें हैं। घनी मूछों को देख के लगता है कि चेहरा भरा भरा है, लेकिन एक्चुअली उस चेहरे को देख करके ऐसा लगता है जैसे ही कि बहुत ही दीन हालत हो किसी की।
ठीक है। और वो उनका जो हुलिया है वो पूरा देख करके ऐसा लगता है कि उनकी हालत बहुत ही ख़राब है, अच्छी नहीं है, ठीक है। और पाँव में जो जूते पहन रखे हैं उसके बारे में भी बताते हैं कि जो जूते पहने हैं वो बेतरतीबी से बड़े बंधे हुए हैं। बेतरतीबी से बंधे होना मतलब कि प्रॉपर वे में बंधा नहीं है, जैसे कि शू लेसेस बांधे जाते हैं वैसे उन्होंने नहीं बांधा था, बस उल्टा सीधा किसी तरीके से बांध लिया था, किसी तरीके से जूते को पहन लिया था, ठीक है। तो लापरवाही से उन्होंने जूते को बांधा हुआ था। तो यहाँ पे इस जो पैराग्राफ, ये जो पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ में लेखक के कहने का मतलब है कि उन्होंने बेतरतीबी से बांधा था, लापरवाही से जूतों को बांधा था, यानी कि उनको फ़ोटो खिंचवाने में कोई बहुत ज़्यादा खुशी नहीं थी, बहुत ज़्यादा कोई इंटरेस्ट नहीं था, ठीक है। तो अब दाहिने पाँव का जूता ठीक था, बाएं पाँव के जूते में एक बड़ा सा छेद था, होल था, जिसमें से उंगली बाहर निकली हुई थी, है ना। अब वो जूते की भी हालत बता रहे हैं। तो कुल मिला के उनका पूरा हुलिया जो है लेखक बयां कर रहे हैं कि उस पिक्चर को देख करके ऐसा लगता ही नहीं है कि कोई व्यक्ति फ़ोटो खिंचवाने के लिए इस तरीके से तैयार हो सकता है। और जूते फटे हुए हैं, बहुत मामूली सा कपड़ा पहन रखा है, बेतरतीबी से जूतों को बांध रखा है, इस तरीके से कोई फ़ोटो खिंचवा सकता है, ऐसा उन्होंने पहली बार देखा था। तो कहते हैं परसाई जी कि मेरी दृष्टि जूते पे अटक गई और सोचता क्या हूँ कि फ़ोटो खिंचाने की अगर ये पोशाक है तो पहनने की पोशाक कैसी होगी, है ना। कहने का मतलब, उनके कहने का ये मतलब है कि बेटा ध्यान दीजिए, जब भी हमको कहा जाता है कि हमें आज फ़ोटो खिंचवानी है तो हम अपने आप को तैयार रखते हैं, हम अपनी ड्रेसिंग सेंस को देखते हैं, अपने आप को जब ड्रेसअप करते हैं तो 4 बार अपने आप को देखते हैं शीशे में कि हाँ कैसे लग रहे हैं, अच्छे तो लग रहे हैं। यहाँ तक कि देखिए आप जब स्कूल में भी ग्रुपिंग होनी होती है, फ़ोटो सेशन होना होता है, तो हर कोई कोशिश करता है कि हम अच्छे दिखाई दें, बाल कायदे से हो, यूनिफॉर्म साफ़ हो, बढ़िया हो, सुंदर दिखाई दे, है ना। तो फ़ोटो खिंचवाने का मतलब है कि सुंदर दिखना चाहिए, सब कुछ अच्छा दिखना चाहिए, ठीक है। तो कई बार जब हम फंक्शन में फ़ोटो खिंचवाते हैं तो हम बिल्कुल अच्छी तरीके से तैयार होते हैं, जो हमारा सबसे अच्छा कपड़ा होता है, जो सबसे ज़्यादा खूबसूरत होता है, उसी को पहन करके फ़ोटो खिंचवाने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा क्यों? क्योंकि पिक्चर हमारी अच्छी आनी चाहिए, फ़ोटो हमारी अच्छी आनी चाहिए, है ना। तो यहाँ पे यही कहते हैं, परसाई जी कहते हैं कि फ़ोटो खिंचवाने की अगर ये पोशाक है तो पहनने की कैसी होगी। यानी कि फ़ोटो में जो इंसान पहनता है, जिसको पहन के फ़ोटो खिंचवाता है, उसकी बेस्ट ड्रेस होती है या सबसे अच्छी ड्रेस होती है। तो इनकी अगर वो सबसे अच्छी ड्रेस है, वो सबसे अच्छा कपड़ा है, वो कुर्ता, वो पगड़ी, वो धोती, तो उनकी वो जो रेगुलर में पहनते हुए, जो रोज़ाना में पहनते हुए, वो कैसा होता होगा, है ना। तो फिर वो सोचते हैं कि इस आदमी की अलग अलग पोशाकें होंगी ही नहीं, पोशाकें बदलने का गुण नहीं है इसके अंदर, ठीक है। पोशाकें बदलने के गुण से मतलब, पोशाकें बदलने का गुण यानी कि ये इंसान जैसा फ़ोटो में दिख रहा है ये रियल लाइफ में भी वैसा ही है इस इंसान के अंदर। यानी कि वो यहाँ पे तारीफ़ भी कर रहे हैं कि प्रेमचंद के अंदर जो है ये गुण था कि वो अपनी वास्तविकता को छिपाते नहीं थे, वो एक्चुअली जैसे थे वैसा ही वो फ़ोटो में भी अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। उनके अंदर पोशाक बदलने का गुण नहीं है, यानी कि अपने वास्तविक जीवन को छिपाने का गुण उनके अंदर नहीं है, जैसे हैं वैसा ही वो फ़ोटो में भी आ जाते हैं, खिंच जाते हैं, ठीक है। फिर परसाई जी कहते हैं कि मैं उनके चेहरे को देखता हूँ, क्या तुम्हें मालूम है मेरे साहित्यिक पुरखे कि तुम्हारा जूता फट गया है और उंगली बाहर दिख रही है, क्या तुम्हें इसका ज़रा भी एहसास नहीं, ज़रा भी लज्जा नहीं, संकोच नहीं, झेप नहीं। अब परसाई जी कहते हैं कि जब मैं उनकी तरफ देख रहा हूँ तो मन ही मन उनसे पूछते हैं कि क्या तुम्हें इस तरह की पोशाक में, इस तरह के फटे हुए जूतों में, जिसमें से कि उंगली भी बाहर आ रही है, अंगूठा बाहर आ रहा है, ऐसे जूते और ऐसी पोशाक पहन के फ़ोटो खिंचवाने में क्या तुम्हें शर्म नहीं आ रही है, हाँ। और फिर कहते हैं कि मगर फिर भी तुम्हारे चेहरे पे बड़ी बेपरवाही है, बड़ा विश्वास है ना। अब वो प्रेमचंद जी को कहते हैं कि वो इस तरह से देख रहे हैं, कोई और व्यक्ति होता तो उसको लज्जा आती, उसको शर्म आती कि मैंने किस तरह के कपड़े पहने हुए हैं, मैंने फटा हुआ जूता पहना हुआ। आम आदमी होता ना बेटा, तो वो जूते फटे हुए अगर होते तो वो पहनता ही नहीं, फ़ोटो खिंचवाने को तैयार ही नहीं होता, लेकिन प्रेमचंद जी ने ऐसा नहीं किया। तो कहते हैं
कि उनके चेहरे पे फिर भी फ़ोटो में देखने पे उनके में बड़ी बेपरवाही है। बेपरवाही का मतलब यहाँ पे है कि वो किस तरह से दिख रहे हैं, उनके जूते फटे हुए हैं, उनकी उंगलियां बाहर दिख रही हैं, उनके कपड़े अच्छे नहीं हैं, इस बात की थोड़ी भी शर्म या इस बात के लिए संकोच उनके चेहरे पर नहीं है। और आत्मविश्वास बना हुआ है ना। जब हम अच्छी तरह से ड्रेसअप नहीं होते हैं और किसी पार्टी में जाते हैं तो लगता है कि लोग शायद हमको देख रहे हैं और पता नहीं हम अच्छे ना दिख रहे हों, शायद हम अच्छे ना दिख रहे हों, तो कॉन्फिडेंस जो है वो हमारा कम हो जाता है। लेकिन उनका आत्मविश्वास उस तरह के हुलिये के और फटे हुए जूतों के बाद भी बना हुआ था। ठीक है, ये प्रेमचंद की शख्सियत है। और उसके बाद वो सोचते हैं कि फ़ोटोग्राफ़र ने रेडी प्लीज़ भी कहा होगा और उसने फ़ोटो क्लिक की होगी। ठीक, और अब वो यहाँ पे उनकी अधूरी मुस्कान, यानी कि जो उनकी मुस्कान है उसके बारे में बात कर रहे हैं। कह रहे हैं कि ये मुस्कान नहीं है, इसमें उपहास है, इसमें व्यंग है ना। कहने का मतलब है कि प्रेमचंद जी जिस तरीके से मुस्कुरा रहे हैं पिक्चर में, उस मुस्कान को देख के लग रहा है कि वो, जैसे हम मुस्कुराते कब हैं, जब हम खुश होते हैं, हमारा मन जब खुश होता है, प्रसन्न होता है, तो वो उनके अंदर की प्रसन्नता नहीं है, उनके मन की खुशी नहीं है, उनके मुस्कान में उनका दर्द है, उनकी हालत का दर्द है, समाज में लेखकों की जो बुरी दशा है उसका दर्द है। ये उनकी मुस्कान में हरिशंकर परसाई जी को दिख रहा है। अब देखिए, कहते हैं कि कैसा आदमी है जो खुद तो फटे जूते पहने हैं और फिर भी हंस रहा है ना। अब प्रेमचंद जी की बात कर रहे हैं और हरिशंकर परसाई जी कहते हैं कि मतलब इस तरह का हुलिया है और जूते फटे हुए हैं, इसके बाद भी ये व्यक्ति हंस रहा है। तो कहते हैं कि अगर फ़ोटो खिंचाना था तो ठीक जूते पहन लेते या फिर ना खिंचाते। अब हरिशंकर परसाई जी के ये अपना ओपिनियन, ये अपना व्यू है कि वो कहते हैं कि ऐसे फटे जूते पहन के खिंचाने से क्या फ़ायदा था, नहीं खिंचवाना चाहिए था, मना कर देते कि मैं नहीं खिंचवाऊँगा। ठीक है, फिर वो अनुमान लगा रहे, हो सकता है पत्नी ने आग्रह किया, शायद पत्नी ने आग्रह किया हो। ठीक है, तो कहते हैं पत्नी ने आग्रह किया होगा तो उन्होंने सोचा होगा चलो भाई खिंचवा लेते हैं। अब ये कितनी बड़ी ट्रेजेडी है कि आदमी के पास फ़ोटो खिंचाने के लिए भी जूता ना हो। मैं तुम्हारी ये फ़ोटो देखते देखते तुम्हारे कलेश को अपने भीतर महसूस करके जैसे रो पड़ना चाहता हूँ, मगर तुम्हारी आँखों का ये तीखा दर्द भरा व्यंग मुझे एकदम से रूठ देता है ना। अब इसमें क्या कहना चाहते हैं इन पंक्तियों में, हरिशंकर परसाई जी का कहना है कि कोई और व्यक्ति होता तो जूते मांग लेता फ़ोटो खिंचाने के लिए, लेकिन उन्होंने जूते नहीं मांगे, क्योंकि प्रेमचंद जी अपनी वास्तविकता को छिपाने में विश्वास नहीं रखते थे। वो सच्चाई को छिपाते नहीं थे कभी भी। जो जैसे वो अंदर से थे वैसा ही वो बाहर से भी दिखाई देते थे, उनके अंदर ज़रा भी बनावट नहीं थी। और कहते हैं हरिशंकर परसाई जी की उनको उनकी उस दशा को देख करके बहुत ही क्लेश, बहुत ही दर्द महसूस हो रहा है अंदर से, और वो उस तकलीफ़ को फील करते हैं, महसूस करते हैं, तो रो देना चाहते हैं। लेकिन उनकी जो उनकी दृष्टि प्रेमचंद जी के मुस्कान पे पड़ती है, उस मुस्कान को देख के वो अपने आप को रोक लेते हैं और रोते नहीं हैं, अपने आंसुओं को वो रोक लेते हैं, क्योंकि वो जो मुस्कान है वो कह रही है कि ये हमारे समाज की वास्तविकता है, ये हमारे आज के समाज में लेखकों के जीवन की सच्चाई है। अब बताते हैं लेखक कि तुम फ़ोटो का महत्व तो नहीं समझते तो किसी से फ़ोटो खिंचवाने के लिए जूते ज़रूर मांग लेते। ठीक है, अब कहते हैं कि फ़ोटो की इम्पोर्टेंस तुम नहीं समझते। ये उस चित्र में प्रेमचंद जी से बात कर रहे हैं अपने अंदर ही अंदर, और कहते हैं कि तुम फ़ोटो की इम्पोर्टेंस यानी कि महत्व तो तुम्हें नहीं पता। अगर समझ रहे होते तो तुम जूते किसी से मांग लेते, लेकिन फटे हुए पहन के नहीं खिंचवाते, है ना। अब कहते क्या हैं, देखिए यहाँ पे उन्होंने व्यंग किया, कितना बेहतरीन व्यंग किया है। मांगे के कोट से वर दिखाई करते हैं और मांगे की मोटर से बारात निकालते हैं। कहने का मतलब वर दिखाई यानी कि जब फर्स्ट टाइम लड़के को देखने के लिए लड़की वाले आते हैं तो उसको कहते हैं वर दिखाई। ठीक है, तो कह रहे हैं यहाँ पे व्यंग करते हैं अपने समाज की सोच पे कि किस तरह का हमारा समाज है और किस तरह की सोच है लोगों की, कि लोग दिखावे में इस हद तक लिप्त हैं, दिखावे को इस हद तक अपने जीवन में रचा बसा रखा है कि उनको अगर लड़के को दिखाने के लिए लेकर के जाते हैं तो वहाँ भी दिखावा करते हैं।
जबकि शादी होने वाली है किसी लड़की से, तो वहाँ पे तो दिखावा और बनावट होना ही नहीं चाहिए। वहाँ पे तो आपको जो जो जीवन की सच्चाई है, जो वास्तविकता है, उसी को प्रेजेंट करना चाहिए, उसी को दिखाना चाहिए, क्योंकि जीवन भर किसी को आप अपने साथ लेके आने वाले हो, ठीक है। लेकिन वहाँ पे भी क्या करते हैं, मांगे के कोट से वर दिखाई करते हैं, यानी कि कोट मांग के सज धज के जाते हैं लड़की देखने के लिए, अपने आप को दिखाने के लिए, है ना, कि उनकी जो जीवन की वास्तविकता है उस मांगे हुए कोट में सुंदर दिखाई दे और वो वास्तविकता अंदर छिप जाए। और मांगे के मोटर से बारात निकालते हैं, यानी कि अपने पास गाड़ी नहीं है, कार नहीं है, ठीक है, लेकिन कार में ही बारात लेने के लिए, बारात लेकर के लड़की लेने के लिए वो जाएंगे, है ना, क्योंकि ये सब दिखावा है ना, ये सब दिखावा है। और हमारा समाज दिखावे में हद से ज़्यादा विश्वास करता है, ठीक है। अब फ़ोटो खिंचाने के लिए तो बीवी तक मांग ली जाती है, तुमसे जूते भी नहीं मांगे बने। अब ये यहाँ पे देखिए कितना बढ़िया सा टायर किया हुआ है कि लोग क्या क्या नहीं मांगते। कहने का मतलब है कि दिखावे के लिए, शो ऑफ के लिए और अपने जीवन की हकीकत को छिपाने के लिए लोग क्या क्या नहीं करते हैं भाई। कोट मांग लेते हैं, जूते मांग लेते हैं, यहाँ तक कि यहाँ इन्होंने व्यंग में कहा है कि बीवी तक लोग मांग लेते हैं, जो सुंदर हो उसको बीवी बना के ले चलो, है ना। तो तुम फोटो का महत्व नहीं जानते। अब यहाँ पे इन्होंने अपने समाज के ऊपर व्यंग किया है और प्रेमचंद जी की प्रशंसा की है। ये समाज के ऊपर व्यंग है कि लोग किस तरह की सोच रखते हैं, अपने जीवन की वास्तविकता को छिपाते हैं और दिखावा करते हैं, है ना। अब कहते क्या है कि तुम फटा हुआ जूता पहन के चले गए फ़ोटो खिंचवाने, और लोग क्या करते हैं, इत्र चुपड़ के फ़ोटो खिंचवाते हैं, यानी कि फ़ोटो खिंचवाते हैं तो इत्र छिड़क लेते हैं कि उनकी फ़ोटो में से खुशबू आए। अब यहाँ पे अतिशयोक्ति अलंकार है, समझ लो, है ना, हाइपरबोल का यूज़ किया है, क्योंकि फ़ोटो खिंचवाएंगे अगर इत्र लगा करके या परफ्यूम लगा करके, इत्र यानी कि परफ्यूम, ठीक है, तो परफ्यूम लगा कर अगर फ़ोटो खिंचवा रहे हैं तो उस फ़ोटो को देख करके खुशबू थोड़ी ना आएगी, है ना। लेकिन यहाँ पे व्यंग की अतिशयोक्ति है, यहाँ पे उन्होंने व्यंग किस हद तक व्यंग किया है अपने समाज की दिखावे की प्रवृत्ति के ऊपर, कि लोग फ़ोटो भी खिंचवाते हैं तो इत्र लगा के खिंचवाते हैं कि जब भी फ़ोटो देखी जाए तो उसमें से खुशबू आती रहे। अब देखिए नेक्स्ट क्या कहते हैं, हरिशंकर परसाई जी कहते हैं कि टोपी 8 आने में मिल जाती है और जूते उस ज़माने में भी 5 रुपए से कम में क्या मिलते होंगे। कहने का मतलब कि टोपी की कीमत जूतों की कीमत से तब भी कम थी और अब भी कम है, यानी कि उस ज़माने में भी जो टोपी जो कि सर पे पहनी जाती है, और टोपी यानी कि पगड़ी या कैप या हैट या टोपी जो भी कहिए, सर ढकने के लिए जो भी चीज़ हम यूज़ करते हैं उसका महत्व तो बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि जो सर ढकने के लिए हम यूज़ करते हैं यानी कि वो हम अपने सम्मान को अपने सर पे रखते हैं, है ना। जब हम अपनी पगड़ी या अपनी टोपी किसी के पैरों में रख देते हैं यानी कि हमारी इज्जत चली गई, हम किसी के आगे नतमस्तक हैं, झुके हुए हैं, दबे हुए हैं। तो यानी कि जो हम सर पे पहनते हैं टोपी, वो हमारी इज्जत का पर्याय है ना, हमारे सम्मान का सूचक है, ठीक। तो जब अब यहाँ देखिए यही व्यंग किया गया है हमारे समाज के ऊपर कि जो जूता है वो हमेशा टोपी से कीमती रहा है ना, जूते को पैरों में पहना जाता है, इसके बावजूद उसकी कीमत, उसकी वैल्यू जो है टोपी से ज़्यादा रही है ना। तो अब तो जूतों की कीमत और बढ़ गई और एक जूते पे 2500 टोपियाँ न्यौछावर होती हैं, यानी कि एक जूते के ऊपर 2500 टोपियाँ भी न्यौछावर की जा सकती हैं, त्यागी जा सकती हैं, समर्पित की जा सकती हैं, है ना। तो यानी कि कहने का मतलब यहाँ पे क्या है, यानी 2500 टोपियाँ न्यौछावर करने का मतलब ये है कि तुम जूते में अपनी उंगली भी नहीं छिपा पा रहे हो, फटे जूते पहन के तुम फ़ोटो खिंचवा रहे हो। अरे जूते मांग लेते, क्योंकि जूतों का जो महत्व है हमारे समाज में इतना ज़्यादा है कि लोग अपने सम्मान की भी परवाह नहीं करते हैं। किसी से मांगने में इज्जत जाती है ना, लेकिन लोगों को फ़ोटो खिंचवाना होगा तो वो इज्जत की परवाह नहीं करेंगे, जाके हाथ फैला लेंगे, जूते मांग लेंगे, फ़ोटो खिंचवा लेंगे। फ़ोटो अच्छी आनी चाहिए, बेइज्जती भले हो जाए, कहने का मतलब यही है, ठीक है। तो कहते हैं कि तुम भी जूते और टोपी के अनुपातिक मूल्य के मारे हुए थे, है ना। ये विडंबना मुझे इतनी तीव्रता से पहले कभी नहीं चुभी, आज चुभ रही है। अब कहते क्या हैं परसाई जी कि जब मैं तुम्हारा फटा जूता देख रहा हूँ, जब वो पिक्चर में फटे हुए जूते प्रेमचंद जी के देखते हैं तो वो सोचते हैं कि इस दुनिया का महान कथाकार, महान कहानीकार, उपन्यास का सम्राट, युग प्रवर्तक, जाने क्या क्या कहा जाता है प्रेमचंद जी को,
और फोटो में जूते उनके फटे हुए। कहने का मतलब है कि इतना सम्मानित व्यक्ति, जिसकी समाज में, देश में ही नहीं पूरे विश्व में सम्मान है, जिसको कथा सम्राट कहा जाता है, जिससे बढ़ के कहानी लिखने वाला रचनाकार कोई हुआ ही नहीं, अगर ऐसा व्यक्ति फटे हुए जूते पहन रहा है, यानी कि ऐसे व्यक्ति की ऐसी दयनीय दशा है कि वो जूते भी खरीद नहीं सकते, तो फिर ये व्यंग है समाज के ऊपर, लानत है हमारे समाज पर। अब यहाँ परसाई जी अपनी बात करते हैं, ठीक है, क्योंकि वो भी लेखक हैं। अब वो अपनी बात करते हैं कि मेरा जूता भी कोई अच्छा नहीं है, ऊपर से तो अच्छा दिख रहा है लेकिन उंगली बाहर निकली है, ऊपर से तो अच्छा दिखता है, उंगलियां बाहर निकली नहीं है, पर अंगूठे के नीचे जो तला है वो फट गया है, अंगूठा ज़मीन से घिस रहा है, ठीक है, तलवे रगड़ खा रहे हैं, लहूलुहान हो रहे हैं, है ना, पूरा पंजा छिल गया है, उंगली बाहर लेकिन नहीं दिखेगी। कहने का मतलब ये अभी तो प्रेमचंद जी के बारे में इन्होंने फ़ोटो देखा है तो वो उसको सोच रहे हैं और वो बता रहे हैं और व्यंग कर रहे हैं समाज के ऊपर। अब यहाँ अपने बारे में बताते हैं कि ये भी लेखक हैं और इनकी भी हालत अच्छी नहीं है, इनकी भी हालत वैसी ही दयनीय है जैसे कि प्रेमचंद जी की इन्होंने पिक्चर में देखा है ना। लेकिन फिर भी अब दोनों में अंतर क्या है, वो अपने और प्रेमचंद जी में अंतर बताते हैं। डिफरेंस क्या है, मेरा भी जूता अच्छा नहीं है, यानी कि मेरी भी जो स्थिति है जीवन की वो अच्छी नहीं है, दयनीय है, इसके बावजूद मेरे जूते चाहे फट जाएं, जूतों के तलवे चाहे घिस जाएं, लेकिन मेरा अंगूठा बाहर नहीं दिख रहा है ना। कहने का मतलब कि यहाँ पे ये अपने ऊपर व्यंग कर रहे हैं कि मैं भी इसी समाज का हिस्सा हूँ, मैंने भी अपनी वास्तविकता को छिपाने के लिए, अपने जीवन की सच्चाई को, अपनी दीनता को छिपाने के लिए जूतों के तलवे को चल चल के घिस दिया है, पैर रगड़ रहे हैं, छिल रहे हैं, लहूलुहान हो रहे हैं, लेकिन मेरा अंगूठा छिपा रहना चाहिए। यानी कि मेरे जो जीवन की वास्तविकता है, जो सच्चाई है, जो दीनता है, जो गरीबी है, वो कोई ना देखने पाए, वो छिपा रहना चाहिए, है ना। यहाँ पे इन्होंने अपने ऊपर कटाक्ष किया हुआ है। देखिए फिर कहते हैं, तुम्हारी उंगली दिखती है पर पाँव सुरक्षित है ना। अब ये प्रेमचंद जी के बारे में बात कर रहे हैं कि तुम्हारी उंगली दिख रही है पर पाँव सुरक्षित है, और मेरी उंगली ढकी है पर पंजा घिस रहा है। कहने का मतलब कि तुम्हारी उंगली दिखती है पर पाँव सुरक्षित है। कहने का मतलब कि प्रेमचंद जी दिखावा नहीं करते, वो अपने जीवन की सच्चाई को छिपाते नहीं हैं और अपने अस्तित्व को उन्होंने बनाए रखा हुआ है समाज में, है ना। लेकिन अपने बारे में क्या कह रहे हैं कि मेरी उंगली ढकी हुई है लेकिन पंजा नीचे से घिस गया, यानी कि मैं अपने आप को कष्ट दे रहा हूँ, खुद को तकलीफ़ दे रहा हूँ, अपने अस्तित्व को चोट पहुँचा रहा हूँ, लेकिन दिखावा बरकरार है। अंगूठा ढका रहना चाहिए, दिखावा होना चाहिए, लोग ना जानने पाएँ कि मेरी दशा क्या है, वो छिपी रहनी चाहिए। अब इसी बात को एक्सप्लेन करते हैं आगे कि तुम पर्दे का महत्व नहीं जानते, हम पर्दे पे कुर्बान हो जा रहे हैं। तुम यानी कि प्रेमचंद जी पर्दे का महत्व नहीं जानते। कहने का मतलब उनके जीवन में पर्दे जैसी कोई चीज़ नहीं है ना। पर्दा किस लिए होता है, किसी चीज़ को छिपाने के लिए। पर्दा जो है, पर्दा एक्चुअली ये वर्ड ही इसीलिए बना हुआ है कि जब कुछ छिपाना हो तो पर्दा कर दीजिए, है ना। पर्दा प्रथा क्यों थी, लड़कियों को, औरतों को चेहरे को छिपाने के लिए। तो पर्दे की जो परिभाषा है वो यही है, कुछ छिपाने के लिए ही पर्दे का प्रयोग होता है। तो कह रहे हैं कि प्रेमचंद जी के जीवन में पर्दे का कोई महत्व नहीं था, यानी कि उनको कुछ छिपाना ही नहीं था, वो कुछ छिपाना ही नहीं चाहते थे। जो सच है वो सामने है, जैसा मैं अंदर से दिखता हूँ वैसा ही मैं बाहर से दिखता हूँ, मुझे कुछ छिपाना ही नहीं है। और अपने बारे में कहते हैं, यानी कि अपने बारे में, यानी कि वो अपने आप को समाज में इंक्लूड करके पूरे समाज के बारे में कह रहे हैं और खुद के बारे में भी कह रहे हैं कि हम पर्दे पर ही कुर्बान हो रहे हैं। यानी कि जो हमारे जीवन का सच है उसको छिपाने के लिए हम पर्दे पे कुर्बान हो रहे हैं। पर्दा बना रहना चाहिए, सब कुछ ढका रहना चाहिए, बाहर से कुछ न दिखे, अंदर से चाहे कितनी भी चोट आत्मा पर पहुंचती रहे। अब नेक्स्ट पंक्तियों में कहते हैं कि तुम फटा जूता बड़े ठाठ से पहने हो, मैं ऐसे नहीं पहन सकता, फोटो तो ज़िंदगी भर इस तरह नहीं खिंचाऊँ। अब उनके कहने का मतलब, परसाई जी खुद कह रहे हैं कि मैं प्रेमचंद जी की जगह होता तो मैं फ़ोटो ही नहीं खिंचवाता। क्यों खिंचवाता भाई, क्यों अपनी बेइज्जती करवाता फटे जूतों में फ़ोटो खिंचवा के। और आप जो हैं बड़े ठाठ से फ़ोटो खिंचवा रहे हैं, आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है, ठीक है।
अब कहते हैं कि तुम्हारी ये जो व्यंग मुस्कान है वो मेरे हौसले पस्त कर देती है। क्या मतलब है इसका? अब वो उनसे पूछ रहे हैं प्रेमचंद जी से कि उनकी इस मुस्कान का क्या मतलब है, इस तरह का व्यंग, इस तरह का कटाक्ष उनके में जो है वो ऐसा क्यों है ना। उस मुस्कान में एक दर्द है जो उनके हौसले को पस्त कर रहा है। हरिशंकर परसाई जी से प्रेमचंद जी की पिक्चर में जो मुस्कान है वो मुस्कान, वो स्माइल देखी नहीं जा रही है, क्योंकि उस मुस्कान में एक तरह का दर्द है ना, कि उस समाज के लिए, लोगों के लिए और देश के लिए और सब कुछ करने के लिए, हर तरह का उद्धार करने के लिए, समाज को ऊपर उठाने के लिए, मतलब इतनी कोशिश करने वाले व्यक्ति, कथा सम्राट, साहित्य का रचनाकार, ऐसे व्यक्ति की अगर ऐसी हालत हो सकती है तो आम आदमी की ज़िंदगी क्या हो सकती है। तो उस समय लेखकों की दशा जो थी वो बहुत ही ख़राब थी। ठीक है, तो उस मुस्कान में बड़ा दर्द है। और कहते क्या हैं, ये मुस्कान ऐसी क्यों है? क्या होरी का गोदान हो गया? क्या पूस की रात में नीलगाय हल्कों का खेत चर गई? क्या सुजान भगत का लड़का मर गया? है ना, क्या माधो औरत के कफन के चंदे की शराब पी गया? ये सारे जो हैं इनकी कहानियों के जो हैं वो पात्र हैं बेटा, है ना। तो गोदान है और गबन है, ये सब वो जो उपन्यास है उनके, ये सब डिफरेंट डिफरेंट कहानियों के उनके पात्र हैं। तो इसको लेते हुए वो एग्जाम्पल बनाते हुए कह रहे हैं कि क्या ऐसा कोई जीवन में दुख आ गया है जो आपकी मुस्कान ऐसी है? नहीं, मुझे लगता है, तुम्हारा जूता देखता हूँ तो लगता है कि कैसे फट गया। ये जनता के लेखक हैं, मेरी जनता के लेखक, और उनका जूता फट गया। क्या बहुत चक्कर काटते हो? क्या बनिए के तगादे से बचने के लिए मील 2 मील का चक्कर लगा के घर लौटते हो? चक्कर लगाने से जूता फट तो नहीं जाता, है ना। अब ये सब अनुमान लगा रहे हैं कि तुम्हारी इस तरह की मुस्कान क्यों है, तुम्हारी मुस्कान में ये दर्द क्यों है ना। और उसके बाद एग्जाम्पल देते हैं उनकी कहानियों के पात्रों के। फिर कहते हैं जूता आखिर फटा कैसे है? क्या बनिए का चक्कर लगाना पड़ता है? क्या अधिकारियों के ऑफिस के चक्कर लगाने पड़ते हैं? इस तरह की बातें वो कहते हैं। फिर कहते हैं कि ऑफिसों के चक्कर लगाने से या बनिए का चक्कर लगाने से जूते तो फटते नहीं हैं, तुम्हारे कैसे फट गए? ठीक। फिर कहते हैं कुंभन दास का जूता भी फतेहपुर सीकरी आने जाने में घिस गया था, उसे बड़ा पछतावा हुआ। उसने कहा आवत जात पन्हैया घिस गई, बिसर गयो हरिनाम सॉरी। तो कहते क्या है कि कुंभन दास जो है वो अपने समय के कृष्ण भक्ति के कवि थे। कृष्ण के ऊपर उन्होंने कविताएं लिखी हुई हैं, और उनको एक बार जो है सम्राट अकबर ने अपने दरबार में बुलाया था अपनी कविताएं सुनने के लिए। तो वही कहते हैं कि आवत जात पन्हैया घिस गई। पन्हैया नागरे को कहते हैं, चमड़े की जूतियाँ होती हैं उसको कहते हैं कि आते जाते जो है वो पन्हैया मेरी जूतियाँ घिस गई हैं, और बिसर गए हो हरिनाम, जो ईश्वर का नाम है वो भी लेना मैं भूल गया, है ना। क्योंकि जूते घिस जाएंगे और पैरों में जब दर्द होगा तो सब कुछ भूल जाएगा। फिर कहते हैं कि ऐसे बुलाकर देने वालों के लिए कहा है उन्होंने कि जिनके देखे दुख उपजत तिनको करबो परे सलाम, है ना। अब वो कह रहे हैं कि ऐसे बुला कर देने वालों के लिए, यानी कि जो लोग अपने पास मतलब वो देना तो चाहते हैं लेकिन आ करके नहीं देंगे, आपको बुला करके देंगे, यानी कि जब आप कष्ट उठाओगे तो उसके बाद आपको कुछ मिलेगा। तो कहते हैं कि ऐसे दाता लोगों के लिए उन्होंने कहा है कि जिनके देखे दुख उपजत है, यानी कि जिनको देख करके दुख जो है बढ़ जाता है, ऐसे लोगों को सलाम भी करना पड़ता है। ये इस तरह का समाज है। फिर कहते हैं चलने से जूता घिसता है, फटता नहीं है। तुम्हारा जूता कैसे फट गया है? मुझे लगता है कि तुमने किसी सख्त चीज़ को ठोकर मारी होगी, कोई चीज़ जो परत सदियों से जम गई, उसे शायद तुमने ठोकर मारा होगा, इसलिए जूता फट गया। या फिर रास्ते का कोई टीला होगा जो खड़ा हो गया होगा रास्ते में आके, और तुमने उस पर अपने जूते को आजमाया होगा उसको ठोकर मार के। कहने का मतलब यहाँ पे टीले से और सख्त चीज़ से मतलब है जीवन की परेशानियों से, है ना। जीवन की परेशानियों से मतलब है कि जब जीवन में परेशानियां नामक सख्त चीज़ आती हैं या टीला आता है तो आम आदमी क्या करता है, वो बच करके किनारे से निकलता है, यानी कि अपने परेशानियों को, अपनी समस्याओं से वो बच के निकलने की कोशिश करता है, उनसे उलझता नहीं है। लेकिन प्रेमचंद जी क्या करते हैं,
परसाई जी का यही कहना है कि प्रेमचंद जी बिल्कुल डिफरेंट थे, बिल्कुल अलग थे। वो क्या करते हैं, उन्होंने अपनी परेशानियों से, अपनी समस्याओं से या समाज की बुराइयों से, परेशानियों से उन्होंने अपने आप को किनारे करके नहीं निकाला। उन्होंने उस परेशानियों का सामना किया, हर तरह की परिस्थितियों का सामना किया, इसलिए उनके जूते फट गए। जब कोई बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करता है तभी उसके जीवन में दुख और ज़्यादा होता है। तो उनके चेहरे पे जो दर्द भरी जो मुस्कान है, जो व्यंग वाली मुस्कान है और उनका जो हुलिया है, वो ऐसा इसीलिए है क्योंकि जो समाज में दीनहीन हालत है लेखकों की, उसको वो छिपाना नहीं चाहते। क्यों छिपाना है, जो सच है वो सच है, उसे छिपाने की आवश्यकता उनके हिसाब से बिल्कुल भी नहीं है। तो इसीलिए वो उन परेशानियों से बच के निकलने की कोशिश नहीं करते हैं। लेकिन परसाई जी क्या कहते हैं, तुम उससे बचाकर उसके बगल से भी तो निकल सकते थे, टीलों से समझौता भी तो हो जाता। सभी नदियाँ पहाड़ थोड़े फोड़ती हैं, कोई रास्ता बदल के घूम के भी तो चली जाती हैं। अब परसाई जी का ये कहना है कि तुमको उन सामाजिक परेशानियों से, उन सामाजिक बुराइयों और कमियों से लड़ने और टकराने की क्या ज़रूरत थी। तुम चुपचाप किनारे से निकल जाते, अपना रास्ता पकड़ते, ठीक है। लेकिन अब प्रेमचंद जी के बारे में बता रहे हैं कि तुम समझौता नहीं कर सके, क्योंकि जो प्रेमचंद जी थे वो समाज की कमियों या बुराइयों से या किसी भी परिस्थिति से सामना करने को अपने आप को हमेशा तैयार रखते थे और वो कॉम्प्रोमाइज़ यानी कि समझौता नहीं करते थे। कहते क्या हैं कि नेम धर्म उसकी भी जंजीर थी, मगर तुम जिस तरह मुस्कुरा रहे हो उससे लगता है कि शायद नेम धर्म तुम्हारा बंधन नहीं था, तुम्हारी मुक्ति थी। अब कहते क्या हैं कि नेम धर्म यानी कि सामाजिक नियमों का पालन करना हर किसी के लिए आवश्यक होता है बेटा, वरना समाज में सरवाइव करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन क्या कह रहे हैं कि नेम धर्म उसकी भी जंजीर थी, यानी कि समाज के बने हुए जो नियम कानून थे, जो उसूल थे, जो नियम थे, कानून थे, उन सब का पालन करना उनकी भी मजबूरी थी, लेकिन वो उनकी कमज़ोरी नहीं थी। आम आदमी क्या करता है कि वो समाज के नियमों के अंडर में चलता है क्योंकि वो उनकी कमज़ोरियाँ हैं, है ना। लेकिन यहाँ पे इन्होंने कहा है परसाई जी ने कि प्रेमचंद जी की वो कमज़ोरी नहीं थी, नेम धर्म उनकी भी जंजीर जरूर थी, यानी कि जो समाज के नियम कानून थे वो उनके लिए भी बंधन का काम कर रहे थे, लेकिन उन्होंने उन बंधनों को मुक्ति के मतलब अपनी मुक्ति का ज़रिया बनाया। उस बंधन में अपने आप को बांधा नहीं, उस बंधन को तोड़ने का प्रयास किया। और शायद इसीलिए प्रेमचंद जी आज के समय में भी कथा के सम्राट कहे जाते हैं, है ना, क्योंकि बहुत कुछ पाने के लिए बहुत ज़्यादा कुछ खोना भी पड़ता है बेटा। तो तुम्हारी यह पाँव की उंगली मुझे संकेत करती सी लगती है, जिसे तुम घृणित समझते हो उसकी तरफ हाथ से नहीं पाँव की उंगली से इशारा करते हो, है ना। अब ये उस समय के समाज के ऊपर कटाक्ष है कि उस समय के समाज में लेखकों की जो दीनहीन हालत थी उसके ऊपर वो उंगली से, अपनी हाथ की उंगली से इशारा ही नहीं करना चाहते हैं वो, क्योंकि वो इतना घृणित कार्य है